हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, जो हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जून 2014 का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। तो मैंने इससे पहले 4 पार्ट बनाए हैं, ये लास्ट और 5th पार्ट है। इसके बाद ये पेपर खत्म हो जाता है, तो ये क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. A tax imposed on a commodity according to its weight, size or measurement is called ad valorem tax, specific tax, single tax या double taxation. इसका आंसर पहले आप खुद करने की कोशिश करना, फिर देखना कि करेक्ट आंसर क्या है और हम कहाँ पे गलत थे। तो एड वैलोरम टैक्स कौन सा होता है? एड वैलोरम टैक्स होता है जो परसेंटेज के बेस पे लगता है कि एक प्राइस पे 10% टैक्स है। कोई भी कमोडिटी 1000 की है तो उस पर 10% टैक्स है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो एड वैलोरम टैक्स एक टैक्स होता है जो कि प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है, ना कि साइज पे। क्वांटिटी पे बेस्ड नहीं होता एड वैलोरम टैक्स, ये प्राइस पे बेस्ड होता है कि जो जितने का प्राइस है उसके ऊपर 10%, 15%, 5% टैक्स लग जाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और वेट, उसे हम कहते हैं एड वैलोरम टैक्स। दूसरा आता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स एक टैक्स होता है जो कि लगता है फिजिकल क्वांटिटी पे, कि आप अगर 2 चॉकलेट खरीदोगे तो हर एक यूनिट पे आपको इतने का टैक्स देना पड़ेगा। अगर एक कमोडिटी है उस पे आपको ₹2 देना पड़ेगा, तो अगर आप 10 कमोडिटी लोगे तो हर कमोडिटी पे 2 देना पड़ेगा, यानी कि ₹20 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर टैक्स कैसे लग रहा है? आपकी फिजिकल यूनिट पे लगता है जितने आप खरीदते हो, ठीक है। तो एक यूनिट का हम जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, साइज होगा, तो मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मेजर कौन होंगे? यूनिट्स। तो जो यूनिट्स पे लगता है इंस्टेड ऑफ प्राइस, वो होता है हमारा स्पेसिफिक टैक्स। तो इसका आंसर तो हो गया स्पेसिफिक टैक्स। सिंगल टैक्स कौन सा होता है? जैसे वो टैक्स जो कि एक बार ही देना पड़ता है या एक ही बारी इम्पोज होता है, जैसे लैंड पे लग गया, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स देना पड़ता है तो वो एक बार ही लगता है बस। दूसरा होता है डबल टैक्सेशन, यानी कि सेम टैक्स, सेम इनकम इज टैक्स ट्वाइस। अब वो आप कहोगे वो कैसे लगेगा? मान लो कॉर्पोरेट प्रॉफिट हुआ, उस पे टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने कि जिस फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो उस पे टैक्स देगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम वो टैक्स लग गया कि कंपनी ने अगर 1 करोड़ का फायदा किया है, उसका 1 करोड़ का प्रॉफिट है, तो उस पे वो टैक्स देगी। फिर उसी टैक्स, उस अमाउंट को, प्रॉफिट को कंपनीज डिविडेंड के रूप में भी तो देती है ना अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अब उन डिविडेंड पे भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। तो एक ही अमाउंट पे 2 बारी टैक्स चार्ज कर लिया, तो उसे हम कहते हैं डबल टैक्सेशन। पहले फर्म के प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा ले लिया, फिर जब उस प्रॉफिट को उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसमें फिर गवर्नमेंट ने जिनको डिविडेंड मिला वो उनका प्रॉफिट समझ के उन पे भी टैक्स लगा दिया। तो ये हो गया डबल टैक्सेशन। तो यहाँ पे बात आ रही है कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि एक गुड के वेट, साइज या मेजरमेंट पे लगता है। तो द आंसर इज स्पेसिफिक टैक्स। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। According to the monetary approach, a revaluation of a nation's currency increases the nation demand for money, increases the nation's supply of money, reduces the nation's demand for money, reduces the nation's supply of money. अब इसका आंसर आप खुद सोचो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी अप्रोच अ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का मतलब बता दो पहले तो आप। 2 टर्म्स होती हैं, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। डी वैल्यू मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देना, री वैल्यू मतलब उसका उल्टा, अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा देना। जैसे हम पढ़ते हैं ना एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये दोनों चीज पढ़ते हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। तो वहीं पे फिक्स एक्सचेंज रेट जब हम पढ़ते हैं तो हम ये नहीं पढ़ते रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन। तो वही चीज है,
अब इन्होंने कहा अगर मान लो आप इंडिया है, इंडिया की करेंसी हमने रीवैल्यू कर दी। रीवैल्यू का मतलब, डीवैल्यू का मतलब उसकी वैल्यू कम कर देना, रीवैल्यूएशन का मतलब उसकी वैल्यू बढ़ा देना। यानी कि अगर हमने एप्रिशिएट कर दी अपनी करेंसी की वैल्यू, अगर हमने बढ़ा दी तो उससे क्या होगा? क्या हमारी नेशंस की मनी की डिमांड बढ़ेगी? क्या सप्लाई बढ़ेगी? क्या डिमांड कम होगी? क्या सप्लाई कम होगी? अब क्या होगा अगर इंडिया अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा रही है, तो हमारी करेंसी की डिमांड या सप्लाई क्या होगी? तो हमारी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये चीज एक्सपेंसिव हो जाएगी ना फॉरेनर्स के लिए। किसी भी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो उससे क्या होगा? उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि अब वो चीज एक्सपेंसिव हो चुकी है दूसरे फॉरेन कंट्रीज के लिए वो चीज खरीदना। अब मान लो यूएस में $1 में आप यहाँ पे इंडियन रुपी का 87-88 रुपीज का आप वर्थ का गुड खरीद सकते हो, ठीक है, क्योंकि $1 इतना चल रहा है। मान लो 87 पॉइंट कुछ है, लेकिन मान लो 88 है। अब अगर मैं कहूँ मैंने अपनी करेंसी की वैल्यू रीवैल्यू कर दी, मैंने कहा ₹70 है अभी है, अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी, यानी कि अगर $1 = 70 है, अब क्या यूएस के लिए मेरा जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये एक्सपेंसिव हो चुके हैं इंडियन गुड्स। पहले मैं $1 में 88 वर्थ का खरीद पाती थी, अब सिर्फ 70 का खरीद पाऊंगी। तो यहाँ पर नेशन की जो डिमांड फॉर मनी है वो कम हो जाएगी। समझ गए? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी अप्रोच टू द एक्सचेंज रेट, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। यहाँ पे जो मनी की वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू है, वो डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी से डिटरमाइन होती है। रीवैल्यूएशन का मतलब डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाना, जिसकी वजह से जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो ही गई है तो उसे फॉरेन गुड्स चीपर हो गए एंड रिड्यूसिंग द डोमेस्टिक प्राइस लेवल कम हो गए। तो यहाँ पर हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा कर देंगे, अपनी नेशन की नहीं डिमांड करेंगे। नेशन यहाँ पे इन्होंने हमारे नेशन के बारे में पूछा है, तो नेशन की डिमांड तो कम हो जाएगी, फॉरेन की डिमांड फॉर मनी, हमें इंडियंस को फॉरेन की जो मनी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर सही होगा। अगर मैं फॉरेन की बात करूं तो इंक्रीजेस द फॉरेन डिमांड फॉर मनी, फॉरेन की सप्लाई ऑफ मनी, सॉरी। फिर से बता देती हूँ, रीवैल्यूएशन का मतलब हमने अपनी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर दी है। जब हमने इंक्रीज कर दी है, अब जो हमारी करेंसी की डिमांड है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो चुके हैं। ठीक है, तो वही आ गया, डिमांड फॉर नेशंस करेंसी डिक्रीजेस, इसलिए ऑप्शन आएगा इसका सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The analysis of variance is carried out by using which test? T-test, Z-test, chi-square test, F-test. Analysis of variance का मतलब ANOVA। अब ANOVA कब यूज करते हैं? There are various type of test, जैसे T-test, Z-test, chi-square test, F-test, अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। अब मान लो अगर मेरे को ये टेस्ट करना है ना कि मैं टीचर हूं, जैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैंने 3-4 मेथड्स यूज करे टीचिंग के। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा मेथड सुटेबल है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल से देखूंगी कि क्या इनके स्कोर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मैंने एक पहले ए मेथड यूज करा टीचिंग का, फिर मैंने बी करा, फिर मैंने सी करा, फिर मैं उन्हीं ग्रुप में देखूंगी कि इन 10 जनों के मार्क्स ऑन एन एवरेज 70 आते थे जब मैं ए मेथड यूज करती थी। जब मैंने बी करा तो मान लो 75 हो गए, सी यूज करा तो 50 हो गए। अगर मेरे को ये चेक करना है कि डिफरेंट ग्रुप्स में
मेरा टीचिंग मेथड से कुछ इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ, या रैंडमली चीजें हुई है, मेरा टीचिंग मेथड इससे लिंक्ड नहीं है, तो इस केस में हम यूज करते हैं एनोवा। और अनोवा के लिए हम टेस्ट यूज करते हैं एफ टेस्ट। तो जब भी ग्रुप के बीच में हमें वेरिएंस चेक करनी पड़ती है कि अगर 10 जनों का ग्रुप है 10-10 का, और पहले 10 जनों के जब मैं ए मेथड से पढ़ाती थी तो 70 ऑन एन एवरेज आते थे, बी से पढ़ाया, दूसरा टीचिंग मेथड मैंने यूज करा कि फर्स्ट से मे बी नहीं समझ आ रहा है, बी यूज करा तो 75 आए, सी यूज करा तो 50 आ गए। अब मेरे को ये टेस्ट करना हो ना कि भाई मेरा टीचिंग मेथड की वजह से वेरिएशन आ रही है या कोई रैंडमली बच्चे ही नहीं पढ़ रहे या और कोई XYZ रीजन है, वो मैं कैसे टेस्ट करूंगी? वो मैं अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे कि किसकी वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे टेस्ट यूज होगा एफ टेस्ट। जब भी ग्रुप्स के बीच में हमें चेकिंग करनी होती है। तो टी टेस्ट कब यूज होता है? ये लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन पे, टी टेस्ट इज कंपेयरिंग द स्कोर ऑफ 2 स्टूडेंट्स टू सी हु डिड बेटर। अगर हमें ये देखना है ना 2 स्टूडेंट के बीच में कि किसने अच्छा स्कोर किया है, या बॉयज और गर्ल्स में मैथ्स टेस्ट में किसने अच्छा परफॉर्म किया है, कंपैरिजन करना हो 2 स्टूडेंट्स का, दो जैसे बॉयज और गर्ल्स का करना हो, तो हम यूज करते हैं टी टेस्ट जब स्कोर को कंपेयर करना पड़ता है। जेड टेस्ट कब होता है? वो यूज होता है जब हमें पॉपुलेशन की डिटेल्स पता है, यानी कि हमें ये पता है एवरेज स्कोर जो है ना सारी कंट्री का हमें पता है, लेकिन अभी वो चेक करना है कि एवरेज स्कोर ऑफ 100 स्टूडेंट डिफरेंट है नेशनल एवरेज से या सेम है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं जेड टेस्ट। कि हमें पॉपुलेशन का तो पता है, अब सैंपल का देखते हैं क्या उसका सेम है या डिफरेंट है, तो उस केस में हम यूज करेंगे जेड टेस्ट। काय स्क्वाड को यूज करते हैं हम कैटेगरिकल डेटा में, सी से शुरू होता है, तो ये मान लो काय मीन्स कैटेगरी, कैटेगरी टेस्ट करनी है, नॉट नंबर्स हम यहाँ पे चेक नहीं करते। तो काय स्क्वायर में डज जेंडर या मेल या फीमेल अफेक्ट कर रहे हैं चॉइस ऑफ सब्जेक्ट को, कि जेंडर अफेक्ट करता है कि साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स, जैसे हम 10th के बाद लेते हैं कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी है, तो अगर हमें ये टेस्ट करना हो कि क्या जेंडर का भी कोई इम्पैक्ट होता है, कि भाई मेल हमेशा साइंस ही लेंगे, फीमेल हमेशा आर्ट्स ही लेगी, या कुछ भी ऐसा, अगर ऐसा कुछ टेस्ट करना है कैटेगरी के बेस पे, तो हम यूज करते हैं काय स्क्वायर्ड। द लास्ट वन इज अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये हेल्प करता है हमें कंपेयर करने में स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट इन 3 और मोर ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स हैं बहुत सारे, उनके बीच में अगर हमें कुछ टेस्ट करना है कि वो चीज रैंडमली हो रही है या हमारे टीचिंग मेथड से हो रही है या किसी और इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई फैक्टर, तो हम यूज करते हैं एफ टेस्ट। So F test is used in ANOVA to check if the differences between the group are real, कि वो जो 70, 75, 50 थे वो रियल थे या एक रैंडमली हो गया था, वो रैंडमली आए, मेरी टीचिंग मेथड में कोई डिफरेंस नहीं था, उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो बच्चों की वजह से कोई XYZ फैक्टर आया जिसकी वजह से हुआ। अगर ऐसा कुछ चेक करना तो हम यूज करते हैं एफ टेस्ट, तो इसका आंसर होगा डी, एफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इन तीनों को भी आप याद रखना, टी टेस्ट में जब भी कोई कंपैरिजन करना हो 2 स्टूडेंट्स के बीच में स्कोर्स में, बॉयज गर्ल्स के स्कोर्स में, तो टी टेस्ट। जेड टेस्ट होता है जो हम पॉपुलेशन के लिए, कि पॉपुलेशन में से हमने सैंपल निकाला, अब ये चेक करना है कि क्या ये इसके सेम ही है पॉपुलेशन के या डिफरेंट है, तो हम जेड टेस्ट। काय स्क्वायर मतलब कैटेगरी, अगर क्या मेल फीमेल अफेक्ट करती हैं कि हमें साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, इनमें नंबर्स का खेल नहीं है, सिर्फ कैटेगरी के बेस पे अगर हमें ये टेस्ट करना तो काय स्क्वायर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Systematic sampling implies that the first term is selected randomly and the other item are selected by lottery method, other items are selected purposely, then every kth item is selected, the other item are selected at the will of the investigator. सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? एक सिस्टम से चल रहे हो आप, नाम से ही पता चल रहा है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मतलब एक
कोई एक पैटर्न को लेकर आप आगे सैम्पलिंग कर रहे हो। तो इन्होंने फर्स्ट आइटम आपको बता दिया, रैंडमली हमने चूज कर लिया। मान लो मैंने एक सीरीज है, एक रैंडमली मान लो थर्ड पर्सन मैंने चूज कर लिया फर्स्टली मैंने थर्ड से शुरू करा। मतलब अब सिस्टमैटिक का क्या मतलब है कि अब जो मैं सिलेक्ट आगे करूंगी उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। क्या मैं लॉटरी मेथड यूज करूंगी कि हर बार रैंडमली ही नहीं लिख दूं? फिर तो मैं, तो इन्होंने डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखा है कि पहला आइटम आपने रैंडमली लिया, उसके बाद ऐसा क्या करना चाहिए कि वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बन जाए। क्या मैं लॉटरी मेथड से करूं? लॉटरी से करेंगे तो सारे ही रैंडमली हो गए, फर्स्ट और सेकंड का क्या डिफरेंस रहा। The other item are selected purposely तो मतलब यही हो गया ना, मेरा जो मन कर रहा है मैंने वो उठा लिया, या कोई पर्पस है मेरे पीछे, वो ऐसा भी कुछ नहीं है। एवरी केथ आइटम इज सिलेक्टेड, ये हुआ ना एक सिस्टमेटिक कि अगर मैं आप थर्ड ले रही हूं, उसके बाद अगर मैं हर फिफ्थ आइटम ले लूं, हर फोर्थ आइटम ले लूं, एक सिस्टमेटिक प्लान से चलूं। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक मेथड है सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पहला आप स्टार्टिंग पॉइंट में आप कोई भी एक रैंडमली पिक कर दो, उसके बाद हर एक kth आइटम आएगा। अब kth आइटम क्या आएगा? पॉपुलेशन साइज बाय सैंपल साइज। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं एंड आपको 10 स्टूडेंट चाहिए एक सर्वे करने के लिए, उसका सैंपल चाहिए 100 में से हमें 10 चाहिए। तो मैंने फर्स्ट रैंडमली पिक कर लिया कि 7th नंबर का स्टूडेंट ले लिया। अब 10 सैंपल चाहिए मुझे, तो कौन से 10 सैंपल उठाऊंगी मैं? तो वो शुरू होगा टोटल पॉपुलेशन जो कि 100 है, डिवाइडेड बाय मेरे को कितने चाहिए? 10 स्टूडेंट चाहिए। तो हर एक 10th स्टूडेंट अब मैं उठाती चलूंगी, 7 17 27 37 एंड सो ऑन। इस मेथड को कहते हैं हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग, कि पहला रैंडमली उठा दिया लेकिन उसके बाद जो भी हम उठाएंगे एक पैटर्न के थ्रू उठाएंगे। एवरी 10th, अगर मैंने यहाँ पे थर्ड उठाया होता तो आगे 13 23 33 एंड सो ऑन चलता। ये मेथड इंश्योर करता है सैंपल इज इवनली सेपरेटेड अक्रॉस द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हमें सैंपल हमेशा ऐसा उठाना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को कवर करे। अगर मैं फर्स्ट 10 ले लूंगी सैंपल में, वो भी गलत होगा। मैं मिड के 40 to 50 ले लूंगी, वो चीज भी हमें करेक्ट आंसर नहीं देगी। लास्ट के ले लूंगी, वो भी नहीं। तो मेरे को ऐसा मेथड चाहिए जो कि पूरा अच्छा सा सैंपल क्रिएट करे। तो ये जो पैटर्न है ये तो अच्छा है ना ये स्टार्टिंग के ले रहा, ना ये एंड के ले रहा है, ना ये मिडल के ले रहा, ये हर एक उसको कवर कर रहा है पूरी पॉपुलेशन को। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब पहला रैंडमली लो, उसके बाद हर एक kth आइटम को आप सिलेक्ट कर लो। द लास्ट वन इज अदर आइटम आर सिलेक्टेड एट द विल ऑफ द, अब वही मेरी मर्जी है। अब मैंने मान लो पहला थर्ड किया है तो मैं कह रही हूँ आगे के 9 भी ले लो, हो गया 10 का सैंपल। तो वो भी नहीं है, सिस्टमैटिक थोड़ी हुआ, ये तो मेरी विल पे हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is a Musgrave view on incidence of taxation? Settlement of tax on ultimate taxpayer, formal and effective incidence of taxation, changes in the distribution of income for the private use arising from changes in the budget policy, the final direct burden of a tax. Incidence of tax मतलब कि गवर्नमेंट ने अगर किसी भी प्रोडक्ट पे $10 का टैक्स लगाया तो वो कितना कंज्यूमर बियर करेगा, कितना प्रोड्यूसर करेगा, वो होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब मसग्रेव ने इसके बारे में क्या बोला? हमने तो यही पढ़ा ना इंसिडेंस में कि अगर सेलर के ऊपर 10 का टैक्स लगता है तो वो कुछ परसेंटेज कंज्यूमर पे कर देता है, कुछ परसेंटेज खुद देता है। डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी, कि कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा इलास्टिक है या सप्लाई की इलास्टिक है। जो ज्यादा इलास्टिक होता है उस पर कम टैक्स बियर किया जाता है, जो कम इन इलास्टिक होता है उस पर ज्यादा दिया जाता है कि वो तो अपना कंजम्पशन इतना इंपैक्ट नहीं करेगा। तो मसग्रेव का क्या व्यू पॉइंट है? वो कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना बियर कर रहा है,
इनकी थॉट ना थोड़ी सी और आगे गई थी कि इसी में ही नहीं फंसे रह जाएंगे कि गवर्नमेंट ने 10 का दिया तो कंज्यूमर ने कितना बियर किया, प्रोड्यूसर ने कितना बियर। ये कह रहे हैं अल्टीमेट इफेक्ट इसका इकोनॉमी पे क्या पड़ा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या पड़ा, वो मेजर क्रक्स है। ठीक है, तो मसग्रेव जो थे वो एक पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लाए हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का। इनके अकॉर्डिंग टैक्स इंसिडेंट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन कि किसने बियर करा, किसके ऊपर लगा, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है हाउ बजटरी पॉलिसीज, यानी कि टैक्स अगर लगा रही है गवर्नमेंट या स्पेंडिंग कर रही है, उससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने जोर दिया है टैक्सेशन का इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ टैक्स लगने से। एक होता है कि गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स लगा दिया कि 10% फ्लैट टैक्स है, चाहे किसी की इनकम 10 लाख हो, चाहे किसी की इनकम 10,000 हो, तो उससे इनकम डिस्पैरिटी आप देख रहे हो बढ़ जाएगी। तो ये कहना चाह रहे हैं टैक्सेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कैसे इंपैक्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है। एंड रिसोर्स एलोकेशन, कैसे रिसोर्स को एलोकेट करता है वो डिटरमाइन करता है कि क्या सही है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बात करी है रेदर देन कि किसके ऊपर लगाया था, किसने बियर करा, वो एक बड़ा एजेंडा नहीं है। इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, रिसोर्स के एलोकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। His view extend beyond just who pays the tax, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट या फॉर्मल भी कह सकते हो आप, एंड who bears the actual burden। हम कहते हैं ना सेलर के ऊपर टैक्स लगा था $10 का, लेकिन सेलर ने $7 बायर से लिए, 3 खुद दिए। ऐसे ही बोलते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कह रहे हैं ये इसके आगे बढ़ गए हैं मसग्रेव। ये तो करा ही, लेकिन इसके आगे उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फिस्कल पॉलिसी का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो एक मेन एजेंडा है। तो मसग्रेव का क्या पॉइंट था कि सेटलमेंट ऑन अ टैक्स का ऑन द अल्टीमेट टैक्स पेयर। इन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि 10 अगर सेलर पे लगाया तो 10 ही 10 सेलर को देना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मल है इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स। फॉर्मल मतलब गवर्नमेंट ने कितना लगाया था किस पे, इफेक्टिव मतलब एक्चुअल में बियर किसने करा। क्या इन दोनों में डिफरेंशिएट ही था इनका पर्पस, इनका व्यू पॉइंट, ये ऐसा भी नहीं था। चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर प्राइवेट यूज अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन बजट की पॉलिसी में, टैक्सेशन की पॉलिसी होने से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आने से आपके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कितना चेंज हुआ, वो इनका पॉइंट था। द फाइनल डायरेक्ट मनी बर्डन ऑफ टैक्स नहीं, बर्डन किस पे पड़ा, किसने दिया, किस पे लगाया, वो कोई एजेंडा नहीं है। उस टैक्स का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारे रिसोर्स एलोकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, एज अ होल इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो मसग्रेव का पॉइंट था। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग बहुत है इसमें, तो मैंने 2-3 पिक किए हैं। तो इनके लिए आपको हर एक टॉपिक पता होना चाहिए। सबसे पहला मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें गाइस स्वैन लाइक क्लस्टर्स। ये मेरी, अगर आप शुम्पीटर की मैंने थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बना रखी है, बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट से समझा रखी है, आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार उसे जरूर देखिए। तो ये आपको जब आप सारी मतलब सबके ये पढ़ लोगे ना किसने कौन सी थ्योरी दी है, जब ये आपको क्लियर होगा। और थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, उसी से ही आप, जैसे मान लो इन 4 में आपको 2 का पता है तो भी आप फिर भी टिक लगा सकते हो ऑप्शंस में। तो स्वैम लाइक क्लस्टर्स शुम्पीटर ने दिया था कि एक पर्सन पहले एक न्यू आइडिया लाता है, इनोवेट करता है, उसके पीछे पीछे कॉपी 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 करके सारे लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। इसे उन्होंने कहा स्वैम लाइक क्लस्टर, की एक आगे मूव कर रहा है, उसके पीछे 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 लोग आ रहे हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय शुम्पीटर। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ये हमें दिया था कार्ल मार्क्स ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए कि आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बचे, तो ये था हमारा बर्ट्रेंड रिपोर्ट में। और रैगनर नर्स ने कहा था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कि अगर एक कोई
पुअर कंट्री है वो पुअर में ही रह जाती है, क्योंकि पुअर कंट्री की सेविंग कम होती है, फिर इन्वेस्टमेंट कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, डिमांड कम होती है, फिर इनकम कम होती है, तो उसी सर्कल में वो घूम घूम के वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए रैगनर नक्स ने ये दिया था। तो स्वैम लाइक क्लस्टर हमें दिया शुम्पीटर ने, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था दिस इन द थ्योरी ऑफ इनोवेशन। He described how innovation tend to occur in cluster leading to waves of economic development, कैसे आती है, डिस्ट्रक्शन कैसा होता है, पूरा इन्होंने बताया हुआ है। वो मेरी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल ये हमें दिया था कार्ल मार्क्स ने, इन्होंने कहा था कि एक रेशो होती है एक कांस्टेंट कैपिटल की जिसमें हमारा मशीनरी रॉ मटेरियल आता है, और एक वेरिएबल की जो हम चेंज करते हैं जैसे लेबर। तो ये उनकी थ्योरी का पार्ट था। तो ये ऑर्गेनिक कंपोजिशन हमारा कार्ल मार्क्स का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये रिपोर्ट दी जाती है बर्ट्रैंड के द्वारा। ब्रंडलैंड रिपोर्ट दी जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो प्रेजेंट की तो नीड को पूरा करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। विशियस सर्कल हमारा नर्क्स ने दिया था, जो ये कहते हैं विशियस सर्कल है जहां पे पुअर नेशन पुअर ही रह जाते हैं क्योंकि उनकी स्लो सेविंग होती है। लो सेविंग की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होती है, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, इसलिए वो अपने आप को रीइंफोर्स नहीं कर पाती और अपने आप में एक ही उसमें घूमती रहती है विशेष सर्कल में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिर ये मैच द फॉलोइंग है। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप किसने दिया था? इन्वर्टेड वी शेप्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस। एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी किसने दी थी? और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर किस थ्योरी में, यानी कि किसके द्वारा थ्योरी थी, उसमें क्या था? तो अगर आपने लुइस मॉडल पढ़ा है जो मैंने वीडियो कवर किया, तो उसमें एक अजम्पशन थी कि इन्होंने अज्यूम किया था देयर इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इन द एग्रीकल्चर मार्केट, वो सारी इंडस्ट्रियल मार्केट में मूव करेगी। तो ये लुइस के अंदर हमने पढ़ा था। एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल हमारा सोलो में आता है, जो कहता है सब चीज मतलब उसमें इकोनॉमी के अंदर अंदर ही होती है, बाहर से कोई एक्सोजिनस फैक्टर नहीं है जो हमारी ग्रोथ को वो करेगा। इन्वर्टेड यू हमारा कुजनेट कर्व बनता है, जो इन्वर्टेड यू भी हो सकता है, इन्वर्टेड वी भी हो सकता है। और लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जो है ये है नेल्सन का। तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। सबसे पहले अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है लुइस की। आर्थर लुइस इंट्रोड्यूस अ ड्यूअल सेक्टर, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है लुइस मॉडल, विच एक्सप्लेन हाउ डेवलपिंग कंट्री हैव अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर होता है एग्रीकल्चर में, जो कि शिफ्ट हो जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ये एक अजम्पशन है लुइस की। फिर आता है रॉबर्ट सोलो, इन्होंने एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है जो फाउंडेशन है एंडोजिनस की। सारी जो ग्रोथ होता है ना वो विद इन द सिस्टम होता है, कोई बाहर से कोई फैक्टर नहीं आता। तो वो फोकस करते हैं हमारा ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कोई बाहर का हम XYZ फैक्टर नहीं ले रहे जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। जो भी हो रही है वो एंडोजिनस हो रही है। इन्वर्टेड यू या इन्वर्टेड वी शेप जो है इनकम इनइक्वालिटी का, ये कुजनेट कर्व ने, इस पे ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है वो आप देख सकते हो। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप ये रिचर्ड नेल्सन ने दिया है, ये याद रखना, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, विच एक्सप्लेन कैसे पुअर इकोनॉमी स्टक हो जाती है लो इनकम लेवल में ड्यू टू फैक्टर्स। मतलब सेम चीज देख रहे हो, लो सेविंग है, विशियस सर्कल टाइप ही हो गया, लेकिन इसका नाम कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की उस इक्विलिब्रियम लेवल में ट्रैप हो गए जो कि बहुत कम है। किसकी वजह से? वही पुअर इकोनॉमी है, लोअर सेविंग रहेगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होगी। तो ये किसने कॉन्सेप्ट दिया है? रिचर्ड नेल्सन ने। तो इसका आंसर आप लगा सकते हो कि ए का है 2, तो यही आ गया ना, 2 1 4 एंड 3। हाँ, तो ए इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग है ये भी। स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस किसने दिया है? जॉब मार्केट सिग्नलिंग किसने दे रखा है? प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजार्ड इन द केस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, द मार्केट फॉर लेमन्स। लेमन मार्केट तो होती है यूज्ड कार की मार्केट, जैसे आप सेकंड हैंड कार्स बिकती हैं, उसमें हमें पता नहीं होता कौन सी सही है कौन सी गलत है, एडवर्स सिलेक्शन ज्यादातर देखा गया है। एक आ गया मॉरल हैजार्ड आपका, तो ये किसने करवाया है? तो ये भी आप पढ़ सकते हो, डिटेल है। सबसे पहले स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस ये हमें दी है पॉल डब्ल्यू मिलर ने एंड पॉल ए वॉकर ने। इनके अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग सजेस्ट करती है, जैसे
आप ये मान लो कोई अगर कंपनी हायर करना चाह रही है तो वो फिल्टर नहीं लगा देती कि हमें ग्रेजुएट बंदे चाहिए, हमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, हमें मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। वो फिल्टर आउट करती है कैंडिडेट्स को। उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस। और आप पढ़ लेना डिटेल में, थोड़ा सा और आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्रक्स बता दिया कि इसमें एम्प्लॉयर्स जो कि जॉब देते हैं वो फिल्टर आउट कर देते कि हमें इस बेसिस पे कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने पीएचडी कर रखी हो, जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर कर रखा हो एंड XYZ। सो एजुकेशन डज नॉट नेसेसरली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का इनका मतलब नहीं है, बट हेल्प एम्प्लॉयर्स स्क्रीन कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज और डिसिप्लिन। वो थोड़े से फिल्टर आउट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज कि इस बंदे ने पीएचडी कर रखी है, हाँ जी हम स्क्रीनिंग पे आ सकता है। तो स्क्रीनिंग मतलब पर्सन की स्क्रीनिंग करें कि हमें इतना बंदा चाहिए, हमें इतना 12th पास चाहिए, हमें ग्रेजुएट चाहिए, हमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, हमें पीएचडी चाहिए, या हमें आईआईटी वाला चाहिए एंड XYZ फिल्टर जब लगा देना उसे कहते हैं स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस। ये हमें दिया था मिलर ने। सेकेंड आता है जॉब मार्केट सिग्नलिंग। अब ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम जब भी कहीं जॉब लेना हो तो हम भी तो मेंशन करते हैं ना जी हमारे पास ये डिग्री है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, जिससे वो डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये पर्सन हाई स्किल्ड है, ये पर्सन लो स्किल्ड है। गेटिंग माई पॉइंट। एक होता है कि आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो भाई मैंने एक्स्ट्रा ना डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर रखा है, जिससे आप ये दिखाना चाहते हो कि एम्प्लॉयर ये सोचे कि मैं ज्यादा स्किल्ड हूं एज कंपेयर टू अदर पर्सन जिसने ये कोर्स नहीं कर रखा। तो जब भी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अप्लाई करूं, मैं जॉब मार्केट में सिग्नल कर रही हूँ। जॉब मार्केट मतलब naukri.com और इनमें जाके मैं अपने आप को सिग्नल कर रही हूँ, मैं अपने आप को दिखा रही हूँ कि मैंने ये कर रखा है, डिग्री सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशंस में। वो दिया है माइकल स्पेंस ने। फिर आती है मॉरल हजार्ड। मॉरल हजार्ड होता है कि आपने इंश्योरेंस करवा ली, उसके बाद आप जैसे आपने कार इंश्योरेंस करा ली, उसके बाद आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो क्योंकि आपको ये पता है कि मेरा जो बिल है वो तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ऐसे टाइप की बिहेवियर को हम कहते हैं मॉरल हजार्ड। ये भी मैंने आपको एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन वीडियो में पढ़ा रखा है, मॉरल हजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन। मैं लिंक अटैच कर दूंगी अगर आपको देखनी है। ये किसने दी थी मेडिकल इंश्योरेंस में, कि लोग मेडिकल करवा लेते हैं उसके बाद अपनी ध्यान रखते नहीं है कि कोई नहीं कुछ भी होएगा, हॉस्पिटलाइज भी होंगे तो कोई नहीं कंपनी देगी, हमें क्या है। तो दिस इज गिवन बाय केनेथ एरो। तो Kenneth Arrow studied moral hazard in medical science, where insured individuals take more health risk or consume more medical services because they are not directly bearing the full cost. फिर आता लेमन मार्केट, जो मैंने कहा यूज्ड कार की होती है, और इसमें ज्यादातर एडवर्स सिलेक्शन आता है कि एक है पर्सन जो कार बेच रहा है, एक है लेने वाला, और ये है सेकंड हैंड गुड की मार्केट। तो अगर मैं बेचने निकली हूं, मेरे को तो पता है ना इस कार की क्वालिटी अच्छी है, इसकी बेकार है, लेकिन वहीं पे जो खरीदने वाला है उसके लिए सारी बराबर है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम थर्ड क्वालिटी की कार उनको ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं। इसमें हमारा आता है एडवर्स सिलेक्शन, कि आपने सिलेक्शन गलत किया जहां पर एक पार्टी को आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। तो ये दिया है एकरलॉफ ने। George Akerlof introduced the market for lemons, which explain how information asymmetry means एक पार्टी को ज्यादा इंफॉर्मेशन है as compared to another। इसमें हमारे यूज कार आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाती है, which lead to decline in the quality of goods available। इसलिए क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन होती जाती है क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी को ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दूसरी को है नहीं, तो वो कुछ भी गलत सिलेक्ट कर सकती है। ओके तो जॉब स्क्रीनिंग या और जॉब सिग्नलिंग में मैंने आपको लिखा था ये स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस में एम्प्लॉयर्स अपने एजुकेशन, एम्प्लॉयर यूज एजुकेशन टू फिल्टर कैंडिडेट्स। एम्प्लॉयर्स यानी कि कंपनी वाले फिल्टर कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स को हमें यही चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसने पीएचडी कर रखी हो एंड ब्ला ब्ला। जॉब मार्केट सिग्नलिंग में कैंडिडेट्स यूज एजुकेशन टू प्रूव देयर वर्थ टू एम्प्लॉयर्स। तो आई होप इन दोनों में अब आपको डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। दैट्स इट, बस आज के लिए नो क्वेश्चन। और ये
ये सेट मतलब ये पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। अगर आपको फिर भी लगता है और मतलब और भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट हैं या किसी डेटा पे बेस्ड हैं, वो मैंने क्वेश्चन कवर नहीं करे हैं। सो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मैं दिसंबर 2014 का पेपर उठाऊंगी नेक्स्ट। सो अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।